नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सिंह राजपूत फिर से आप सबका अपने इस अलंकार ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय वस्तु पे चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, इतिहास जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इतिहास में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हमें कंफ्यूज करता है तो वो है आपका स्टोन एज। स्टोन एज का जो सारा कंफ्यूजन है वो सारा कंफ्यूजन हम आपको यहाँ से दूर करने का प्रयत्न करेंगे और एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह हम चीजों को आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप बहुत आसानी से और अच्छे से इन चीजों को समझ पाए। तो आज हम लोग कुछ चीजों पे डिस्कशन करेंगे। पहला है आपका पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति। पहले पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब, कहां और कैसे हुई। दूसरा पॉइंट जो हमें चर्चा करना है आपसे वो है मानव विकास का इतिहास, यानी अ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव का विकास कैसे हुआ, किस तरीके से आज का ये जो विकसित अवस्था है वो पहले कैसा था, और आज जो कि 2024 के सोसाइटीज को हम देखते हैं, इस टाइम के कल्चर को देखते हैं, रीति रिवाज को देखते हैं, फेस्टिवल को देखते हैं, तो ये सारी चीजें हम कहां से किस तरीके से ग्रहण किए, उन सभी पृष्ठभूमि को हम लोग देखते हुए यहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तीसरे बिंदु पे जो हमें आपसे चर्चा करना है वो है प्राचीन इतिहास का विभाजन, अ डिवाइजेशन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, यानी हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कैसे काल के अनुसार, टाइम के अनुसार बांटने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो मैं हेमंत सिंह फिर से आप सबका आपके अतीत के पन्नों से लेकर आया हूं आपको, आपके लिए आपका पृथ्वी पर मानव का विकास एवं भारतीय इतिहास। और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि इन 5 फिगर्स को आप अक्सर देखते हैं, तो ये 5 फिगर ही क्यों होते हैं, क्यों 6 नहीं होते, क्यों 4 नहीं होते, क्यों 7 नहीं होते? क्या कभी आपके दिमाग में ये प्रश्न आया है? तो इसके बारे में भी हम बताएंगे कि ये जो फिगर्स होते हैं ये केवल 5 ही क्यों होते हैं, ये 6 या 7 या 4 या 3 क्यों नहीं होते। तो एक एक चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति। ठीक, तो अगर हम पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो इसके बारे में या इसके समय के बारे में स्पष्ट रूप से कहना बहुत ही ज्यादा पॉसिबल नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि पृथ्वी पर लगभग 10 लाख वर्ष पहले क्या हुआ था, मानव जीव की उत्पत्ति हुई थी। मानव जीव की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर जब ये चीज उत्खनन किया गया तो वहां के उत्खनन से ये पता चला कि अगर हम पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो लगभग 14 लाख वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर मानव का उद्भव हुआ। अब यहां पे अगर इसकी बात करें तो ये 10 लाख वर्ष कहता है, लेकिन 14 लाख वर्ष प्लस ये 14 लाख वर्ष पहले ये आपका कहां से पता चलता है, तो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल से। ठीक,
बोरी नामक स्थल से यह पता चलता है कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति लगभग 14 लाख वर्ष पहले हुई थी। ये इसका समय है। अगर हम स्थान की बात करें, अगर युग की बात करें, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका टर्सियन युग। क्या कहा जाता है इसे? टर्सियन युग कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है आपका प्लाइस्टोन युग। क्या कहा जाता है आपका? प्लाइस्टोन युग कहा जाता है। फिर से मैं इसको लिख देता हूं, टर्सियन युग, या आपका क्या है ये प्लाइस्टोन युग। तो कुछ फैक्ट्स आपके यहां से क्लियर हो गए। सबसे पहले 10 लाख वर्ष पहले पूरा हुआ। इसके बाद बोरी नामक स्थान से उत्खनन के बाद ये क्लियर हुआ कि 14 लाख वर्ष पहले हुए। किस युग में हुआ? तो टर्सियन युग या प्लाइस्टोन युग में हुआ। और कहां पे हुआ? तो बेटा हुआ आपका कहां पे? अफ्रीका में। कहां पे? अफ्रीका में। ये अफ्रीका के शिवालिक प्रदेश में। कहां में? शिवालिक प्रदेश। तो यहां से तीन चीजें हमारा क्लियर हो गया। कितने वर्ष पहले हुआ? तो 14 लाख वर्ष पहले। किस युग में हुआ? तो प्लाइस्टोन या टर्शियन युग में हुआ, या टर्सरी युग में हुआ। और कहां हुआ? तो अफ्रीका के शिवालिक प्रदेश में हुआ। ठीक, ये सारी चीजें हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बताते हैं। एक्चुअली अगर सही बात की जाए, तो अगर मानव की बात करें, तो मानव की जो उत्पत्ति हुई बेटा, वो आपका उत्पत्ति जो हुआ वो आपका प्राइमरोज स्तनधारियों से। प्राइमरोज स्तनधारियों से या प्राइमकस स्तनधारियों से इसका विकास हुआ। इसे प्राइमरोज कहा जाता है, या फिर कहा जाता है आपका प्राइमरोज है, या तो इसको कहा जाता है आपका, बता देते हैं, प्राइमेकट्स। इसको कहा जाता है आपका अगर मानव उत्पत्ति की बात करें तो ये आपका प्राइमेट प्राइमेकट्स स्तनधारियों से हुआ। स्तनधारियों से हुआ। इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव है बेटा, उसमें आता है आपका लंगूर। लंगूर आता है। इसके साथ साथ आपका बानर आता है, और आपका छछूंदर आता है, और इसके अंतर्गत आपका आता है गुरिल्ला। यानी इतने जीव आपका इस स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। अगर बानर की हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें, तो इसी को कहा जाता है आपका क्या? कपी। ठीक, इसके संदर्भ में यह कहा गया कि इन कपियों का जो समूह था, यानी इनका जो दल था, यह दल जो है जंगलों को छोड़कर कुछ लोग क्या हुए? मैदानी एरिया में आए। जो मैदानी एरिया में आए उनको कहा गया कपी, और यही कपी से ही मानव का विकास हुआ। किससे हुआ? कपी से ही मानव का विकास हुआ।
जो ये क्या थे, कपि कौन आया, जो मैदान में आए, कहां पे आए, जो मैदानी क्षेत्र में आए, उन लोगों को क्या कहा गया, कपि कहा गया। अब जो लोग जंगलों में रहते थे, यानी जो जीव जंगलों में थे, तो जंगलों में निवास करने के कारण इनको कहा गया क्या, महाकपि। क्या कहा गया, महाकपि। और जंगल में जो लोग रहते थे, यानी जंगल में निवास करने वाले, निवास करने वाले, ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन है, यानी ये जो कपि वाला पोर्शन है आपका, इन्हीं लोगों को जो है औजार बनाने वाला प्रजाति या औजार बनाने वाला प्राणी क्या किया जाता है, कहा जाता है, ठीक। एक व्यक्ति है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बात करते हैं हम बेंजामिन फ्रैंकलिन का। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1778 में इन्होंने जो है मानव को औजार बनाने वाला, औजार औजार बनाने वाला प्राणी कहा था। यानी पहले व्यक्ति कौन थे आपके, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, जिन्होंने मनुष्यों को औजार बनाने वाला प्राणी कहा था। अब इसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं और अफ्रीका के शिवालिक प्रदेशों की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे पढ़ते हुए हम ये पाते हैं कि जो पृथ्वी पर मानव का जो उत्पत्ति हुआ था, यानी जो विकास हुआ था, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो उत्पत्ति वाला पोर्शन हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे मानव विकास के इतिहास का। तो मानव विकास के अगर इतिहास की हम बात करें बेटा, तो आपको बता दें कि जीवाश्म के आधार पर, यानी जीवाश्म के आधार पर मानव की कुल 5 अवस्थाओं या पीढ़ियों को बताया गया है, पीढ़ियों को बताया गया है। यानी अगर हम जीवाश्म के आधार की बात करें, फॉलिस के आधार पर देखा जाए, तो कुल 5 ही क्या किया गया है, मनुष्यों के पीढ़ियों और प्रजातियों के बारे में बताया गया है। इसीलिए जब आप किताब देखते हैं तो आपको केवल ये 5 फिगर ही देखते हैं। 5 फिगर से आपको कभी छठवां या सातवां या चौथा फिगर क्यों नहीं दिखता? 5 इसीलिए दिखता है क्योंकि जीवाश्म के आधार पर अगर देखा जाए तो मानव के इन्हीं 5 प्रकारों का ही क्या मिलता है, नाम मिलता है। इसीलिए ये फिगर क्या होते हैं, केवल 5 होते हैं, न तो 6 होते हैं, न तो 4 होते हैं। आगे अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रजातियां पाई गई। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो प्रजाति पाई गई थी उसका नाम था होमो नार्डिक। क्या नाम था, होमो नार्डिक। सबसे पहले जो था उसका नाम था होमो नार्डिक। दूसरा अगर बात किया जाए बेटा, तो दूसरा आपका आता है आस्ट्रोपिथेकस। आस्ट्रोपिथेकस, ठीक। आपका दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं आस्ट्रोपिथेकस। अगर हम तीसरी जाति की बात करें तो इसको कहा जाता है आपका नार्डिक या निएंडर
थल। अगर चौथे प्रजाति की बात करें तो इसे कहा जाता है बेटा होमो इरेक्ट्स। क्या कहा जाता है? होमो इरेक्ट्स कहा जाता है। और सबसे अंतिम में सबसे सभ्य जाति आती है जिसे कहा जाता है आपका होमो सेपियंस। क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस। अगर आधुनिक मानव के स्वरूप की अगर हम बात करें, अभी हम वर्तमान मानव के स्वरूप की बात करें, तो ये आपका विकास किससे हुआ? होमो सेपियंस से हुआ। होमो सेपियंस के बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो आईक्यू लेवल था, यानी इनका जो इंटेलिजेंस क्वांटिटी थी, वो हम लोगों से 6 गुना क्या था? अधिक था। तो ये 5 नाम है, इसीलिए ये 5 फिगर ही हमें दिखाई देता है। तो अभी तक हमने आपको बता दिया मानव की उत्पत्ति कब हुई, कहां हुई, और इसके अलावा हमने आपको बता दिया कि कितने समय पूर्व हुआ, और उत्पत्ति के आधार पर इन जातियों को कितने आधार में बांटा गया। अब एक एक चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम होमोनार्डिक की बात करें तो ये वाला पार्ट अगर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला तो ये आपका होमोनार्डिक है। क्या है आपका? मैं रेड से इसको इंडिकेट कर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में ये क्या हो? आराम हो। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको इंडिकेट करते हैं, और ये है आपका कौन सा बेटा? होमोनार्डिक। क्या है आपका? ये वाला है आपका कौन सा? होमोनार्डिक। होमोनार्डिक। होमोनार्डिक को ही भारत में कहा जाता है रामापिथेकस। क्या कहा जाता है? रामापिथेकस। ठीक, रामापिथेकस की बात करें तो इनका जो है, इस जीव का जो पूरा कमर था वो पूरी तरीके से जानवरों की तरह था, गुरिल्ला की तरह था। इसके नाखून बहुत बड़े बड़े होते थे, जबड़ा इसका बहुत भारी होता था, और इसे अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। इसे कहीं कहीं आपका जिंजान फेकस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? जिंजान फेकस। आपको बता देते हैं हम अच्छे से, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। कुछ नाम ऐसे हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है आपका? सबसे पहला होमोनार्डिक है, और इनको रामाफिथेकस कहा जाता है। ठीक, इनके बारे में ये कहा गया है कि लगभग आपका एक व्यक्ति है जिनका नाम है आपका रीच महोदय। कौन? रीच महोदय। रीच महोदय ने, रीच महोदय ने 1900 ईस्वी में इन्हें क्या किया था? प्री हिस्टोरिक एज से जोड़ने का प्रयास किया था। दूसरी प्रजाति की अगर हम बात करें बेटा, तो दूसरी प्रजाति का नाम है आपका क्या? आस्ट्रोपिथेकस। क्या नाम है आपका? आस्ट्रोपिथेकस। ठीक, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये वाली जो प्रजाति है इसको कहा जाता है आपका आस्ट्रोपिथेकस। ठीक, अब ये वाली जो जाति है इसे कहा जाता है आपका निएंडरथल। ठीक, और ये वाली जो जाति है इसे कहा जाता है होमो इरेक्ट्स। और लास्ट वाला जो है इसको कहा जाता है आपका होमो सेपियंस। तो ये सभी जो है 5 भागों में इनको क्या किया गया? बांटा गया। ये तो आपका पाश्चात्य अवधारणा है। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्ति है जिनका नाम है B.S. गुहा। क्या नाम है? B.S. गुहा। B.S. गुहा ने आपके संपूर्ण भारतीय मानवीय प्रजाति को कुल 6 भागों में डिवाइड करने का प्रयास किया। तो हमने जो आपको पहला बताया था वो जीवाश्म के आधार पे था। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में बता देते हैं कि B.S. गुहा ने क्या किया है? इसको 6 भागों में क्या किया है? डिवाइड किया है।
वो भी हम आपको बता देते हैं कि उन्होंने 6 किन किन भागों में उनको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले उन्होंने रखा है निग्रेटो को, यानी बीएस गुहा की अगर हम बात करें हमने लिख दिया आपका बीएस गुहा। बीएस गुहा ने ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानव को 6 भागों में क्या किया, बांटा। कितने भागों में बांटा, 6 भागों में बांटा। पहले है आपका, सबसे पहले आता है आपका निग्रेटो, सबसे पहले इन्होंने बांटा निग्रेटो में। दूसरा आता है आपका प्रोटो अस्ट्रायड, ठीक। फिर आपका आता है मंगोलायड, मंगोलायड। फिर आपका आता है भूमध्य सागरी, भूमध्य सागरी। तो ये आपके 4 हुए। इसके अलावा आपका आता है पश्चिमी ब्रेची सेफल, यानी आपका है पश्चिमी ब्रेची सेफल आता है। और लास्ट में आता है आपका निएंडरथल। कौन सा आता है, निएंडरथल। तो बीएस गुहा ने इसको 6 भागों में बांटा, यानी संपूर्ण मानव प्रजाति को कितने भागों में बांटा, 6 भागों में बांटा। लेकिन अगर हम जीवाश्म की बात करें तो जीवाश्म के आधार पर देखा जाए तो कुल 5 भागों में इसे क्या किया गया था, बांटा गया था, ठीक। आगे चलते हैं और आगे सबसे अंतिम वाले तथ्य को हम लोग देखते हैं कि अंतिम वाला भाग क्या है। अंतिम है प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विभाजन की अगर बात करें तो सबसे पहले इसको प्रमाण के आधार पर विभाजित किया गया। किसके आधार पर, प्रमाण के आधार पर। तो प्रमाण के आधार पर देखें तो हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका प्राग्ञ इतिहास काल, ठीक। पहला है आपका प्राग्ञ इतिहास काल। दूसरा है बेटा आपका आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो आता है आपका उसे कहते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। यानी अगर हम लोग प्रमाण के आधार पर देखें, यानी हम अकॉर्डिंग टू सोर्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सोर्स इसको हम क्या करते हैं बेटा, प्री हिस्टोरिक एज और इसके बाद आपका प्रो हिस्टोरिक एज और लास्ट में हम लोग इसको हिस्टोरिक एज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे प्री हिस्टोरिक एज की अगर बात करें तो ये सारा चीज प्रमाण के आधार पर बांटा गया है। प्रमाण अर्थात स्रोत के आधार पर बांटा गया है। और आप जानते हैं कि इतिहास में स्रोत केवल 2 ही होता है, एक होता है बेटा आपका साहित्य और दूसरा होता है आपका पूरा तत्व। ये 2 ही आपके इतिहास में क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। उन्हीं स्रोत के आधार पर सबसे पहले आपके हिस्ट्री को डिवाइड किया गया। यहाँ पे अगर देखा जाए इस काल की विशेषता ये है कि यहाँ का कोई साहित्यिक प्रमाण नहीं मिलता। यहाँ की संपूर्ण जानकारी हमको पूरा तत्व से प्राप्त होता है। किससे, पूरा तत्व से प्राप्त होता है। कहाँ का, इसकी जानकारी। अगर आद्य इतिहास काल की बात करें तो हमको
साहित्य तो मिलता है, यानी साहित्य प्रमाण मिलता है, साहित्य भी मिलता है और पूरा तत्व भी मिलता है, लेकिन आद्य इतिहास काल में जो साहित्य मिला उसे पढ़ा नहीं जा सकता। इसे पढ़ा नहीं जा सकता। किस काल में? आदि इतिहास काल में। सबसे अंतिम हम हिस्टोरिक एज की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमको साहित्य भी मिला बेटा और हमको पुरातत्व भी मिला, और इसे क्या किया जाता है, इन साहित्यों को पढ़ा भी जा सकता है। पढ़ा भी जा सकता है। तो ये तीन विशेषताएं हैं प्रमाण के आधार पर। पहले पार्ट को देखा जाए तो केवल पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं, साहित्यिक प्रमाण नहीं मिलता। दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो हमें क्या है भाई, साहित्य और पुरातत्व दोनों मिलता है, लेकिन लिपि क्या किया जाता है, पढ़ा नहीं जा सकता। तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो तीसरे पार्ट में हमें साहित्य यानी लिटरेचर मटेरियल के साथ साथ आर्कियो मटेरियल भी हमें मिलता है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। ये हमने आपको अकॉर्डिंग टू सोर्स डिवाइड करके बताया। अब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के विभाजन को थोड़ा और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। तो ए पार्ट हमारा जो था, इसे हम कहते हैं क्या, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, अब क्या किया जाता है, अब बी में, मतलब ए तो हो गया अकॉर्डिंग टू सोर्स यानी प्रमाण के आधार पर तो हमने बांट लिया। अब हम बी, हमने ए में बांटा किसको, ए में हम लोगों ने बांटा किसको, इसको प्रमाण के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा, प्रमाण के आधार पर हम लोगों ने इसे पढ़ा। अब हम लोग इसको विकास के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पर पढ़ेंगे, विकास के आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट की बात करें तो इसे बेटा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल जिसको हम लोग कहते हैं आपका पियोलैथिक एज, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, पियोलैथिक एज कहते हैं। पूरा पाषाण काल, चूंकि ये आपका लगभग बहुत बड़ा काल है, इसलिए इसको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में, तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। इसे कहा जाता है पूर्व पूरा पाषाण काल, इसके बाद कहा जाता है इसको मध्य पूरा पाषाण काल, और अंतिम में कहा जाता है आपका उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, तो ये तीन भागों में आपके पहले यानी विकास के आधार पर पूरा पाषाण काल को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल के बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेसोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल के बाद आता है हमारा नौ पाषाण काल। इस नौ पाषाण काल को हम लोग इंग्लिश में नियोलैथिक एज कहते हैं। क्या कहते हैं, नियोलैथिक एज। तो सबसे पहले हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू सोर्स डिवाइड किया, दूसरी बार हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट डिवाइड किया। अब लास्ट पार्ट आपका बचा हुआ है, अब हम पढ़ेंगे सी को। टाइप सी में है क्या, अध्ययन के आधार पर
भारतीय इतिहास का विभाजन। तो अध्ययन के आधार पर भारतीय इतिहास के विभाजन की बात करें तो हम यहां से ढूंढते हैं इसको, तो आता है प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री। इसके बाद आता है आपका मध्य इतिहास या मध्यकालीन इतिहास, और अंतिम में आता है आपका आधुनिक इतिहास। ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपका अकॉर्डिंग टू रीडिंग यानी अध्ययन के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन आता है। तो हम लोग पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति, विकास और इतिहास का विभाजन, ये तीनों टॉपिक बहुत भली भांति से पढ़ लिए और समझ लिए। तो ये हमारा हिस्ट्री का पहला वीडियो यानी पहला पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग जिस विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे वो हम लोगों का रहेगा आपका इतिहास जानने के स्रोत यानी प्रमाण। तो कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आपका क्या, अगले लेक्चर में इतिहास जानने के प्रमाण। इस विषय वस्तु पे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।